Hey guys, good morning, and today I'm going to teach you biomolecules from chemistry class 12, and this is the very one interesting chapter from chemistry second part. मेरे को ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक को छोड़ के ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगता है बायोमोलिक्यूल, एंड ये बहुत ही थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और इसके जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आता है, और मेरे एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मेरे प्री बोर्ड्स 1 में कैसे क्वेश्चन आए थे। और मैं बता सकती हूँ कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी के नोट्स हैं और तुम बस रिवीजन पर्पज़ के लिए हो तो तुम सही जगह आए हो, ठीक है। So once again I am going to introduce, I am Lavanya and welcome back to my channel. So let's start. Biomolecules are responsible for our growth and maintenance of our life. फर्स्ट हमारा जो बायोमोलिक्यूल्स है वो है कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे दो डेफिनेशन है, ओल्ड और न्यू। ओल्ड डेफिनेशन इस चीज़ से डील करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बट लिमिटेशन इस डेफिनेशन में ऐसी आई कि ग्रामनोज एक कार्बोहाइड्रेट्स है, बट वो इस फॉर्मूले पे C6H12O6 फॉर्मूले पे नहीं बैठ रहा था। और दूसरी जगह एसिटिक एसिड जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो इस फॉर्मूले पे अच्छे से बैठ जा रहा था। तो यहीं से लिमिटेशन आई इस ओल्ड डेफिनेशन की, कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट हमारा जो न्यू डेफिनेशन है वो ये कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। ये हमारा न्यू डेफिनेशन है, और मेरी मैम ने जहाँ तक एडवाइस दिया है कि इस डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन रट्टा मार लो, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट है सैचराइड्स। सैचराइड्स क्या होता है? ये अदर नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है। एंड हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग इस बेस पे क्लियर है कि वो हाइड्रोलाइसिस करने पर कैसा बिहेवियर शो करेगा। पहली बात तो मोनोसैचराइड, डाइसैचराइड्स और पॉलीसैचराइड्स हम लोग कहते हैं। और नेक्स्ट पहला है हमारा मोनोसैचराइड। मोनोसैचराइड वो यूनिट होता है वो कार्बोहाइड्रेट का यूनिट होता है जो सिंपलर यूनिट में प्रेजेंट रहता है, उसको हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते और सिंपल वेज में नहीं तोड़ सकते। नेक्स्ट इज डाइसैचराइड जो कि ऑलिगोसैचराइड के अंदर आता है। पहली बात, ऑलिगोसैचराइड क्या होता है? ऑलिगोसैचराइड वो यूनिट होता है जहाँ हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से लेकर 10 यूनिट तक हमें मिल सकते हैं मोनोसैचराइड यूनिट। तो डाइसैचराइड यूनिट वो होता है जो कि 2 मोनोसैचराइड यूनिट को यील्ड करता है। जो 2 मोनोसैचराइड यूनिट यील्ड होके आएगा वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का यील्डिंग देता है। और दूसरी जगह अगर हम लोग माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज देता है। नेक्स्ट इज़ हमारा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जो कि अनबाउंडेड होता है कोई भी ग्रुप से, जैसे कि वो फ्रीली बाउंडेड होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और ये फेलिंग और टॉलरिंग टेस्ट को रिड्यूस करता है। और दूसरी जगह तुम्हारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो कि एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप से बॉन्डेड होता है, और ये और टॉलरेंस टेस्ट को रिड्यूस नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया, और दूसरी जगह रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल में माल्टोज और लैक्टोज हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मोनोसैचराइड यूनिट, जहाँ पे हमारा जो सिग्निफिकेंस देता है कि एटलीस्ट 3 नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, और या तो एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर तीन कार्बन प्रेजेंट है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एल्डो ट्राईओज कहेंगे, और अगर मान लो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग कीटो ट्राईओज कहेंगे। नेक्स्ट इज ग्लूकोज की बात करेंगे, जहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंस है कि ये स्वीट इन टेस्ट होता है, और इसका जो प्रेपरेशन है, पहली बात अगर हम लोग सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट H2SO4 या H+ की प्रेजेंस में, तो हमारा 2 यूनिट ऑफ एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज हमें मिलेगा। और दूसरी तरह अगर हम लोग स्टार्च लेंगे, स्टार्च कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम लोग प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए। और इसको अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं डाइल्यूटेड H2SO4 393 केल्विन और 223 ATM के प्रेजेंस में, तो हमारा नॉर्मल ग्लूकोज मिलता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस। अगर हम लोग ग्लूकोज को
HI की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमारा N नॉर्मल हेक्सेन देता है, जो कि 6 कार्बन प्लेट चेन का सिग्निफिकेंस है। दूसरी तरह जहाँ हम लोग अगर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमारा ऑक्साइम देगा, और दूसरी तरह अगर हम लोग HCN जिसको हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं वो हमारा साइनोहाइड्रीन देगा। अब ये दोनों जो है हाइड्रोक्सिल अमीन और साइनोहाइड्रीन हाइड्रोजन साइनाइड वो हमारा सिग्निफिकेंस है कि ग्लूकोज में हमारा कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस है। दूसरी तरह अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो याद रखना कि एल्डिहाइड हमेशा ब्रोमीन वाटर को रिड्यूस करता है। तो हमारा अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ग्लूकोनिक एसिड देगा, और ये सिग्निफिकेंस दिखाता है एल्डिहाइड ग्रुप का। नेक्स्ट इज एसिटाइलेशन। अगर हम लोग एसिटाइलेशन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो वो हमारा ग्लूकोज पेंटाएक्टेट देता है, जो कि 5OH ग्रुप का सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन विद HNO3। अगर हम लोग ग्लूकोज को HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो सैचरिक एसिड देता है, और दूसरी जगह अगर हम लोग ग्लूकोनिक एसिड को भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं HNO3 के साथ तो वो भी सैचरिक एसिड देता है। नेक्स्ट इज फिशर प्रोजेक्शन, जहाँ पर D+ ग्लूकोज की यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई गई है, और ये जो होता है जो D होता है वो OH जब हमारा राइट में हो, और L तब होता है जब हमारा OH लेफ्ट में हो। और दूसरी तरह जब हमारा जब डेक्स्ट्रो होता है तो प्लस होता है, और लैवियो होता है तो माइनस होता है। ये बस मैंने अपने ट्रिक के लिए याद किया, मेरे को बस रिवीजन के लिए, क्योंकि तुम लोग समझ जाओगे ये सब ईजी है। नेक्स्ट इज लिमिटेशन होता है क्या। लिमिटेशन क्या आई, तुम्हारा जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में वो साइक्लिक स्ट्रक्चर देता है। पहली बात तो स्किप टेस्ट नहीं देता है, जो कि पिंक कलर का टेस्ट होता है, स्किप टेस्ट नहीं देता है ग्लूकोज। और नेक्स्ट है कि ये डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड विथ NSO4। और तीसरी बात कि ये मेरे प्रीबोर्ड्स 1 में लाइन बाय लाइन आए थे कि पेंटाएक्टेट डू नॉट रिएक्ट विथ NH4OH। मतलब तुम्हारा पेंटाएक्टेट, ये तुम्हारी लाइन NCERT में दी हुई है कि पेंटाएक्टेट डज नॉट रिएक्ट विथ NHO4 के क्या दिखाता है, तो वो एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप दिखाता है। ठीक है, ये मेरे रिपोर्ट्स में आई थी लाइन बाय लाइन, ये NCERT में भी लिखी हुई है, ये मेरे रिपोर्ट्स में भी आई थी। तो मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि NCERT कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ना। तो कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो तो तुम लोग सुन सकते हो, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। दूसरी बात ये है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होती है अल्फ़ा और बीटा, और अगर अल्फ़ा तब होती है जब हमारा कार्बन नंबर 1 का CHO अगर राइट में हो, और बीटा तब होती है जब तुम्हारा कार्बन नंबर 1 का कार्बन CHO होता है ना वो OH अगर तुम्हारा लेफ्ट में हो तो बीटा होगा, अगर उसका OH तुम्हारा राइट में होगा तो अल्फ़ा होगा। नेक्स्ट इज एनोमर्स, ये इंपॉर्टेंट है। एनोमर्स क्या होता है कि कार्बन नंबर 1 पे जो डिफरेंस होता है OH ग्रुप का राइट या लेफ्ट में, तो उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, और उसी को एनोमर्स कहते हैं। डैट इज अल्फ़ा और बीटा फॉर्म में होता है। बीटा डी ग्लूकोफाइरानोज, ये सब तुम्हारा इम्पॉर्टेंट है, तुम पढ़ लेना। और नेक्स्ट इज हम लोग फ्रक्टोज पे चलेंगे, जो कि कीटोन ग्रुप और हेक्सोज भी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 जस्ट लाइक ग्लूकोज की तरह होता है, बट डिफरेंस ये है कि इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होती है, और ये फ्यूरेन से होता है। तुम्हारा जो ग्लूकोज होता है वो मैंने उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ठीक से नहीं पढ़ाया है, तुम लोग कर लेना, मेरे को नहीं आता है। मैंने बस थ्योरेटिकल पढ़ाया, तुम्हें मैं पढ़ा दूँगी, तुम्हें लास्ट में पढ़ा दूँगी पक्का। सुक्रोज जो होता है वो हाइड्रोलिसिस करने पे हमें D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज की यील्डिंग देता है। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि वो बॉन्डेड होता है एल्डिहाइड या मतलब कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होता है, इसीलिए एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरी बात, सुक्रोज एक इन्वर्ट शुगर है। इन्वर्ट शुगर इसलिए है क्योंकि यील्डिंग करने पे वो हमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज एक डेक्ट्रोरोटेटरी है और फ्रक्टोज एक लैवियोरोटेटरी है। एंड हमारा जो फ्रक्टोज है वो -92.4 डिग्री पे रोटेट होता है, और
तुम्हारा जो ग्लूकोज है वो प्लस 52.5 डिग्री पे रोटेट होता है, जहाँ पे फ्रक्टोज लीड होता है और वो चेंज लाता है हमारा रोटेशन पे। एंड दैट्स इट। और ये है सुक्रोज का स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट इज माल्टोज। माल्टोज जो होता है वो यील्डिंग हाइड्रोलिसिस करने पे वो यील्ड देता है हमारा डो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट देता है, जहाँ पे हमारा जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में होता है। और यहाँ इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज लैक्टोज। लैक्टोज होता है वो मिल्क शुगर होता है और ये बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का यील्डिंग देता है हाइड्रोलिसिस करने पर, जहाँ पे बॉन्डिंग बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज और C4 ऑफ ग्लूकोज होता है। ये है लैक्टोज का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज पॉलीसैचराइड यूनिट। पॉलीसैचराइड यूनिट में स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन आता है और ये एक फूड स्टोरेज की तरह काम करता है। पहली बात स्टार्च जो होता है वो मेन स्टोरेज ऑफ प्लांट होता है, एक डाइटरी सोर्स होता है, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज होता है एंड ये अमाइलोज और अमाइलोपेप्टीन से बनता है, लाइक पार्ट होते हैं इसके। नेक्स्ट इज अमाइलोज। अमाइलोज क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल होती है, C1 और C4 के बीच में लिंकेज होता है और ये 15 to 20% ऑफ स्टार्च होता है। और यहाँ पे जो यील्डिंग होता है वो 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज की यील्डिंग होती है और यहाँ पे जो लिंकेज होता है वो अल्फा लिंकेज होता है। नेक्स्ट इज अमाइलोपेप्टीन। अमाइलोपेप्टीन जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, 80 से 85% ऑफ स्टार्च होती है, चेन फॉर्मेशन होता है बिटवीन C1 एंड C4 एंड ब्रांचिंग होती है C1 और C6 के बीच में, यहाँ पर भी अल्फा लिंकेज ही होता है। नेक्स्ट इज सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वो सेल वॉल ऑफ प्लांट होती है और ये बीटा डी ग्लूकोज के बीच में यील्डिंग देती है और C1 और C4 के बीच में लिंकेज होती है। इसकी जो लिंकेज होती है वो बीटा लिंकिंग कहलाती है। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल बॉडी और या एनिमल स्टार्च भी कहते हैं इसको, सिमिलर टू अमाइलोपेप्टीन होता है, लेकिन ये हाईली ब्रांच होता है। ये जो हमारा प्रेजेंट होता है वो है लिवर, ब्रेन, मसल में प्रेजेंट होता है और ईस्ट और फंजाई में भी प्रेजेंट होता है। दैट्स इज़ फॉर टुडे गाइस एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू टीच यू ऑल। और अगर मैं बस एक अभी लर्नर ही हूँ और मैं अपने पूरा बेस्ट ट्राई करूँगी आगे की अच्छी वीडियोस लाने के लिए, क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करेंगे और एंजाइम्स और वाइटामिन एज अ वेरी बहुत अच्छे टॉपिक्स है, बहुत थियोरेटिकल है, तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। और हार्मोन्स भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हें याद रखनी ही पड़ेंगी। और बायोमोलिक्यूल्स तुम्हारे हाई वेटेज के चैप्टर जैसे 7 मार्क्स के हैं तो वो तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है। मेरी प्री बोर्ड्स में ना ये केस बेस की तरह आई थी और तुम ट्रस्ट में करो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT से पूरी आ रही थी क्वेश्चन, डायरेक्ट उठ के आ रही थी क्वेश्चन। और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मेरे को तो अच्छा लगता है। और बाकी